हाय दोस्तों, मैं अमित शुक्ला। हमारे यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास बीए भाग थर्ड तृतीय प्रश्न पत्र के साथ आया हूँ, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज सल्तनत कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन करूँगा, जो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलने के चांस हैं। तो आइए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, और अगर हमारी आपको ये क्वेश्चन आपको लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो कि मैं आप लोगों को और वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ, जो आकि जैसे कि ये आपको अच्छे वीडियो मिले तो और अच्छे क्वेश्चन मिले, तो आपको आने वाले वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं सीरियल बाय सीरियल आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कतें आ रही हों तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है सल्तनत कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा है ये है, इसके आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको पूर्ण रूप से बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। एंड आप लोग आंसर लिखेंगे। सल्तनत कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन निम्नलिखित है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हूँ। जो हमारा हेडिंग होगा, समाज का ढांचा। संपूर्ण समाज मूल रूप से दो भागों में विभाजित था। एक हिंदू थे तथा दूसरे मुसलमान थे। एक शासक वर्ग का था तथा दूसरा शासित वर्ग। मुसलमान स्वयं को शासक वर्ग तथा श्रेष्ठ समझते थे। बहुसंख्यक हिंदुओं को शामिल वर्ग तथा हीन समझा जाता था। मुस्लिम समाज, यह समाज 3 वर्गों में विभक्त था। नंबर 1 कौन कौन से थे? नंबर 1 हमारा है विदेशी मुसलमान, नंबर दूसरा जो हमारा नव मुसलमान, और तीसरा जो हमारा वो भारतीय मुसलमान। तो विदेशी मुसलमान में क्या है, ये वे मुसलमान थे जो तुर्कमेनिस्तान से तथा मध्य एशिया से भारत आए थे। भारत दरबार में इनका सर्वाधिक प्रभुत्व था। उच्च राज्य कर्मचारी इन्हीं में से बनाए जाते थे। उलेमा वर्ग विदेशी मुसलमानों में से ही थे। और अब हमारा जो हेडिंग है दूसरा, जो नौ मुस्लिम थे, ये मंगोल के थे जो दिल्ली के निकट आकर बस गए और इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इनका समाज में द्वितीय स्थान था। अब हमारा जो तीसरा है वो ये है भारतीय मुसलमान। ये भारतीय हिंदू थे जिन्होंने सुल्तानों की यातनाओं से बचने के लिए तथा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाभों के लालच में आकर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इनका समाज में कोई सम्मान नहीं था। इन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। इन्हें सरकार में उच्च पद नहीं दिए जाते थे, परंतु बाद में विदेशी अमीरों के अभाव में ये लोग भी उच्च पद पाने लगे थे। जैसे इमादुल मुल्क रावत को उच्च पद प्रदान किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहाँ का प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ख्वाजा पहले ब्राह्मण थे, उसके बाद में उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद में फिर हिंदू समाज, हेडिंग आपका होगा हिंदू समाज। समाज का दूसरा वर्ग हिंदुओं का था, जिन्हें शासित वर्ग समझा जाता था। यह वर्ग जिम्मी कहलाता था। हिंदुओं को जजिया नामक अपमानजनक कर देना पड़ता था। इन्हें केवल राजस्व विभाग की नौकरियां दी जाती थी, क्योंकि राजस्व संबंधी अनुभव इन्हें काफ़ी समय से प्राप्त था तथा इन लोगों की सेवाओं के अभाव में राजस्व प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता था। अधिकांश हिंदू कृषि और व्यापार का कार्य करते थे, अधिक गरीब होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें सतत रूप से गरीब बनाने का प्रयास किया। और हमारा दूसरा हेडिंग है, पहला हेडिंग है इसका, जो दास प्रथा है। सल्तनत कालीन समाज में दास प्रथा अपने विशेष महत्व रखती है। समाज में दासों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। दासों के रूप में मनुष्य पशुओं की भांति खरीदा और बेचा जाता था। अलाउद्दीन के पास 50,000 दास थे। फिरोज तुगलक के दासों से अत्यधिक प्रेम था तथा उसने अपने प्रांतीय अधिकारों को एक निश्चित संख्या में दास भेजने का आदेश दिया था। उसके समय में 1,80,000 दास थे। उनके लिए उसने दीवाने बंदगान नामक विभाग भी स्थापित किया था। तो ये जो हमारा था ये दास प्रथा था। तो
4 हेडिंग मैंने आपको बताया। हिंदू समाज हो गया, दास प्रथा हो गया। इसके पहले मैं बताया था आपको मुसलमानों में जो आपके कहाँ से मुसलमान आए थे। एक तो समाज की ढांचा जो पहले से तैयार किया गया, उसके बाद में फिर आपको विदेशी मुसलमान, नव मुसलमान और भारतीय मुसलमान। और मैं आप लोगों को फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर आया आपका जाति प्रथा। दास प्रथा के बाद में आपकी हेडिंग आएगी जाति प्रथा। जाति प्रथा, हिंदू समाज पहले ही 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मणों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तुर्कों के अत्याचारों के परिणाम स्वरूप जाति प्रथा कठोर होती गई। हिंदुओं के जाति संबंधी नियम अधिक जटिल और कठोर होते गए। हिंदुओं में इस समय तक अनेक उपजातियां बन गई थीं। और अब तीसरी हमारा जो हेडिंग है आपकी, वो क्या होगी? स्त्रियों की दशा। सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। हिंदू तथा मुसलमान दोनों की स्त्रियों को अपने पतियों की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता था। बहुविवाह की प्रथा थी। एक व्यक्ति बहुत से विवाह करता था। सुल्तान के हरम में हजारों स्त्रियां रहा करती थीं। इससे प्रतीत होता है कि स्त्रियों का केवल मनोरंजन का एकमात्र साधन माना जाता था और समाज में उनका कोई सम्मान नहीं था। मुस्लिम सुल्तान तथा तुर्की सामंत रूपवती हिंदू युवतियों को अपहरण कर लेते थे, जिससे हिंदुओं के लिए सुंदर स्त्रियां तथा कन्याएं अभिशाप बन गई थीं। राजपूतों में स्त्रियां का सम्मान प्राप्त था तथा उनके बिना कोई भी धार्मिक कृत्य पूर्ण नहीं माना जाता था। हिंदुओं में सती प्रथा और राजपूतों में जौहर प्रथा विद्यमान था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदुओं में जो सती प्रथा और राजपूतों में जौहर प्रथा विद्यमान था। हमारा जो आएगा भोजन, चौथा हेडिंग जो आपका भोजन में क्या है? शाकाहारी जो सल्तनत काल के हैं हमारे हैं, तो उसमें जो भोजन के ग्रहण करते थे वो कैसे करते थे आगे आपको बताता हूँ। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग पाए जाते थे। मुसलमान तथा राजपूत मांस का प्रयोग अधिक करते थे। मद्यपान यानी कि मदिरा प्रचलित था। अलाउद्दीन ने मद्यपान पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु मुसलमान अमीर शराब के इतने आदी थे कि वे 16-17 मील नगर से बाहर जाकर शराब पीते थे। दूध तथा घी से बनी वस्तुएं अधिक खाई जाती थीं। दावतों में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार किए जाते थे। अब हमारा आ गया वस्त्रभूषण पर। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण के प्रेमी थे। अंगूठी वाला तथा हाथ का कड़ा स्त्री पुरुष सभी धारण करते थे। इसके अतिरिक्त स्त्रियां अनेक प्रकार के सोने तथा चांदी के आभूषण पहनती थीं। अमीर लोग बहुमूल्य रत्नों के हार पहनते थे। कान की बाली, नथ, पायजेब, बाजूबंद, गले का हार आदि आभूषण स्त्रियां मुख्य रूप से धारण करती थीं। अब मनोरंजन के साधन क्या थे? ये भी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और ये सब हेडिंग आप लिखेंगे तो आपका अंक बढ़िया मिलेगा। तो मनोरंजन के अनेक साधन थे। बहुत से मेले तथा त्यौहार मनाए जाते थे। होली, दीपावली तथा दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार थे। मुसलमानों में ईद तथा मुहर्रम आदि त्यौहार मनाए जाते थे। इन त्यौहारों के अतिरिक्त संगीत, नृत्य, नाटक, नट आदि भी मनोरंजन के साधन थे। कबड्डी, कुश्ती, पतंग तथा कबूतर उड़ाना, शिकार खेलना, द्रुत कीड़ा तथा पशुओं के युद्ध भी मनोरंजन करते थे। तो इनका ये मनोरंजन का साधन था। आर्थिक दशा, सल्तनत कालीन सल्तनत कालीन का आर्थिक दशा क्या है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग आपकी है। सल्तनत कालीन भारत धन धान्य से पूर्ण और बहुत समृद्धशाली था। इस संपन्नता से प्रभावित होकर महमूद गजनबी तथा तैमूर वंश के लुटेरों ने इसे लूटा। फिर भी इसके धन में कभी कमी नहीं आई। बाबर जब भारत आया तो यहाँ के धन की प्रचुरता से प्रभावित होकर उसने लिखा था कि यहाँ की दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ पर सिक्कों तथा गैर सिक्कों के रूप में सोने तथा चांदी की अधिकता है। भारत एक ऐसा गड्ढा है जिसके चारों तरफ से आकर धन एकत्रित होता था और जिसके निकालने का एक भी मार्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं।
जो हमारी कृषि है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत एक कृषि प्रधान देश था, जहाँ के बहुसंख्यक निवासी कृषि करते थे। अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक ने कृषि सुधार की ओर ध्यान दिया। फिरोज ने सिंचाई का प्रबंध किया, गयासुद्दीन तुगलक ने भी कृषि सुधार किए थे। यहाँ पर अरुई, गन्ना, तिलहन, अफीम तथा फल पर्याप्त मात्रा में पैदा होता था। व्यापार में क्या है? व्यापार में आपका है भारत का व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। व्यापार स्थल तथा जल मार्ग से होता था तथा चीन, मलाया, अरब, ईरान तथा यूरोपीय देशों से भारत का व्यापार होता था। एशिया, ईरान तथा तिब्बत से स्थल मार्ग से व्यापार होता था। अच्छे किस्म के घोड़े, खच्चर तथा विलासिता की सामग्री भी आयात किया जाता था, परंतु भारत की निर्यात आयात से अधिक होता था। भारत का जो निर्यात होता था वो आयात से अधिक था, यानी कि बहुत ज़्यादा थे जो वहाँ से सामान मंगाए जाते थे। नंबर 3, उद्योग धंधे क्या थे हमारे यहाँ के सल्तनत कालीन के? कृषि तथा व्यापार के अतिरिक्त भारत में अनेक उद्योग धंधों का प्रचलन था। कपड़े की बुनाई, रंगाई, कागज़, जूते, कलई तथा पच्चीकारी का कार्य होता था। श्रृंगार का सामान भी तैयार किया जाता था। सरकार की ओर से भी कारखाने खोले जाते थे। फिरोज के समय में 36 कारखाने थे। दिल्ली में अनेक कारखाने थे जिनमें कपड़ा तैयार किया जाता था। कसीदाकारी का भी काम होता था। मार्को पोलो ने यहाँ की सूती कपड़ों के बारे में लिखा है कि वे इतने चिकने हैं कि मकड़े के जाले से प्रतीत होते हैं। संसार में ऐसा कोई राजा या रानी नहीं होंगे जो इन्हें पहनकर प्रसन्न न हो। इसी प्रकार बंगाल की समृद्धि के बारे में इब्न बतूता लिखता है कि बंगाल में वस्तुओं की कीमतें जितनी कम थी, विश्व के अन्य देशों में उतनी कम नहीं थी। 3 प्राणियों का परिवार बंगाल के 8 दिरहम से 1 साल का खर्च बड़े मज़े से चल सकता था। ये वहाँ की हमारी आबादी थी। तो आइए फिर आगे चलते हैं। परिवार बंगाल में 8 दिरहम में 1 साल का खर्च बड़े मज़े से चला सकता था। सल्तनत काल में अनेक बार दुर्भिक्ष पड़े। दुर्भिक्ष के समय सरकार की ओर से तकाबी बाँटी जाती थी तथा अन्य सहायता प्रदान की जाती थी, परंतु यातायात के साधनों के अभाव में और कर्मचारियों की बेईमानी के कारण जनता का समुचित सहायता नहीं प्राप्त हो पाती थी। उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सल्तनत कालीन समाज धन धान्य से पूर्ण था, परंतु सामान्य लोगों के जीवन सुखमय नहीं रहा होगा। विदेशी यात्रियों तथा इतिहासकारों ने वर्णन दिए हैं कि उनसे केवल अमीर तथा मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण प्राप्त होता है। धन का वितरण समान नहीं था। हिंदुओं का अत्यधिक गरीब बनाने के प्रयत्न किए गए थे। अलाउद्दीन के समय सामाजिक व्यवस्था का चित्रण करते हुए बर्नी ने लिखा है कि हिंदुओं की स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने जाती थीं। उनके पास अच्छे वस्त्र तथा सोने चांदी के आभूषण नहीं थे। व्यापार के संबंध में सुल्तानों ने विभेदपूर्ण नीति अपनाकर व्यापार की ठेस पहुंचाई थी। मुसलमानों से 5% तथा हिंदुओं के 10% चुंगी ली जाती थी। चुंगी का मतलब कर लिए जाते थे। इस प्रकार सुल्तनत कालीन समाज अनेक विभिन्नताएं पाई जाती थीं। तो हमारा ये क्वेश्चन बस यहीं तक है। तो अगर आप लोग ऐसे वीडियो को आप पसंद करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।